नमस्कार। आज हम 2025 की एक काफ़ी चर्चित हिंदी फिल्म सितारे ज़मीन पर इसके बारे में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास ना इससे जुड़ी कई तरह की चीज़ें हैं, रिव्यूज़ हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं जो इसके इम्पैक्ट पर बात करते हैं और हाँ, ऑडियंस ने क्या कहा वो भी है। तो मकसद ये है कि इन सबको देखकर समझें कि भई ये फिल्म आखिर क्यों ज़रूरी है, लोगों ने इसे कैसे लिया और इसका क्या कहते हैं असल मैसेज क्या है। तो चलिए फिर इस फिल्म की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है। खोलते हैं इसके पन्ने। पहली बात तो ये फिल्म एक बहुत ही इमोशनल और इंस्पायरिंग कहानी लगती है। फोकस है कि समाज में जो अलग-अलग क्षमताओं वाले लोग हैं, उनके प्रति थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़े और मतलब सबको साथ लेकर चलने वाली भावना, वो इंक्लूसिविटी। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये ऑफिशियली स्पेनिश फिल्म चैंपियंस का हिंदी रीमेक है। लेकिन साथ ही ऐसी बातें भी हैं कि ये कहीं न कहीं वो जो 2007 वाली फिल्म थी ना, तारे ज़मीन पर, उसकी इमोशनल लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। ये कनेक्शन अपने आप में काफ़ी उम्मीदें जगाता है। हाँ, और यहीं पर ये बात ना गौर करने वाली है। मतलब सिनेमा में जब आप रीमेक करते हैं या किसी पिछली हिट फिल्म की भावना को आगे बढ़ाते हैं, खासकर जब डिसेबिलिटी या इंक्लूजन जैसे मतलब बहुत ही नाजुक विषय हों, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। चैंपियंस स्पेन में कामयाब थी बिल्कुल, लेकिन उसका ह्यूमर, उसका जो सोशल कॉन्टेक्स्ट था, उसको इंडियन माहौल में ढालना, वो एक आर्ट है। क्या ये सिर्फ कहानी कॉपी की है या उन इमोशंस को भी भारतीय बनाया गया है? और फिर जैसे ही तारे ज़मीन पर का नाम आता है, उफ़! तब तो मामला और गहरा हो जाता है। उस फ़िल्म ने जैसे दिलों को छुआ था, उसकी जो इमोशनल गूंज है, वो जब इस फ़िल्म से जुड़ती है, तो ये सिर्फ़ एक रीमेक नहीं रहती। ऑडियंस की उम्मीदें सिर्फ़ एंटरटेनमेंट की नहीं होती, वो उसी लेवल की ईमानदारी और संवेदनशीलता भी ढूँढती हैं। बिल्कुल, ये इमोशनल कनेक्शन और उम्मीदें, ये तो फ़िल्म के हर पहलू पर असर डालती हैं। अच्छा, चलिए अब कहानी, कास्ट और डायरेक्शन पे आते हैं। तो जैसा पता चला है, कहानी एक बास्केटबॉल कोच की है। उसे कुछ लीगल पचड़ों की वजह से सज़ा के तौर पर मेंटल डिसेबिलिटी वाले एडल्ट्स की एक टीम को ट्रेन करना पड़ता है। और ये जो सफ़र है, ये सिर्फ टीम के लिए नहीं, बल्कि कोच के अपने अंदर के जो पूर्वाग्रह हैं, उसकी फ्रस्ट्रेशन है और फिर आखिर में उसकी सोच में जो बदलाव आता है, उसका सफ़र है। मेन रोल में आमिर खान हैं, कोच बने हैं और उनके साथ जिनेलिया देशमुख भी हैं। डायरेक्ट किया है आर.एस. प्रसन्ना ने और सुनने में आया है कि उन्होंने कहानी को सेंसिटिविटी और ह्यूमर के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। देखिए, पर्दे पर अलग अलग क्षमताओं को दिखाना ये हमेशा से एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, डेलिकेट काम रहा है। इसमें पोटेंशियल बहुत है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही हैं। कोच की जो जर्नी होती है, जैसा कि इस तरह की कई फिल्मों में होता है, वो अक्सर एक नैरेटिव डिवाइस की तरह इस्तेमाल होती है। मतलब कहानी कहने का एक तरीका, जिससे ऑडियंस कोच के नजरिए से वो बदलाव महसूस करती है। पर यहाँ एक अहम सवाल ये उठता है कि फिल्म इन किरदारों को दिखाती कैसे है। क्या उन्हें सिर्फ बेचारा या दया का पात्र दिखाया गया है, या उनकी इंसानियत, उनकी ताकत, उनकी रोज की जो मुश्किलें हैं, उनकी खुशियां हैं, उनको भी उतनी ही सच्चाई और इज्जत से पेश किया है? यहीं पर ना डायरेक्टर की असली परीक्षा होती है। ह्यूमर का इस्तेमाल अगर ठीक से ना हो तो वो असंवेदनशील लग सकता है और अगर सिर्फ सीरियसनेस हो तो कहानी भारी हो सकती है। ये बैलेंस साधना ही वही कामयाबी की कुंजी है। हाँ, ये बैलेंस वाली बात तो सही है। बहुत मुश्किल काम है और शायद यही वजह है कि जो रिव्यूज आए हैं उनमें भी ये चीज झलकती है। कुछ समीक्षकों और दर्शकों की राय थोड़ी अलग-अलग सी है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने रिव्यू में इसे एक वार्म फैमिली फिल्म कहा है, दिल छूने वाली, जिसमें ह्यूमर भी है, सिंपैथी भी है और एक चार्म है। वो कह रहे हैं कि पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। हम्म। दूसरी तरफ 123telugu.com जैसी वेबसाइट्स हैं, उनका रिव्यू थोड़ा अलग कहता है। वो मानते हैं कि फिल्म इमोशनली तो काफी स्ट्रांग है, मतलब दिल सही जगह पर है, लेकिन उन्हें फिल्म के कुछ हिस्से, खासकर सेकंड हाफ में, थोड़े धीमे लगे। उनका कहना है कि ये पेसिंग जो है वो शायद कुछ दर्शकों को बांधे रखने में थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इमोशनल इम्पैक्ट और फिल्म की रफ्तार, इन दोनों पर अलग-अलग राय है। और यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम आम लोगों के रिएक्शंस देखते हैं, खासकर सोशल मीडिया पर, जैसे एक्स पर, जो पहले ट्विटर था। वहाँ पर लोगों ने फिल्म की इमोशनल डेप्थ की बहुत तारीफ की है। आमिर खान की एक्टिंग, बाकी कास्ट का काम और आर.एस. प्रसन्ना ने जिस सेंसिटिविटी से कहानी कही है, उसे काफ़ी सराहा गया है। तो ऐसा लगता है कि भाई
कुछ क्रिटिक्स को पेसिंग भले ही धीमी लगी हो, लेकिन आम ऑडियंस जो है वो फिल्म के इमोशनल कोर से कनेक्ट कर पाई है। और सिर्फ आम दर्शक ही नहीं, इंडस्ट्री के भी कुछ लोग तारीफ करते दिखे। कॉमेडियन और एक्टर वीर दास ने भी इस पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि भाई आजकल जहां इतनी एक्शन फिल्में बन रही हैं, उनके बीच सितारे ज़मीन पर एक ताज़ी हवा जैसी है, हंसाती भी है और इंस्पायर भी करती है। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री के लोग भी ऐसी कहानियों की वैल्यू समझ रहे हैं। लेकिन शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला और अहम रिएक्शन आया दरशील सफारी का। उस फिल्म ने भी लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे सेंसिटिव मुद्दे को बहुत खूबसूरती से दिखाया था। दरशील ने सितारे ज़मीन पर देखकर कहा कि उनका दिल पूरा, नरम और खुशहाल महसूस हुआ। ये शब्द बहुत वजन रखते हैं ना। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये शायद इस बात का इशारा है कि ये फिल्म भी उसी ईमानदारी और सम्मान के साथ अपने सब्जेक्ट को निभाने में कामयाब रही है जिसने तारे ज़मीन पर को इतना यादगार बनाया था। हाँ बिल्कुल, अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये सारी प्रतिक्रियाएं मिलकर हमें एक ज़्यादा क्लियर पिक्चर देती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा मेन स्ट्रीम रिव्यू इसे एक सफल फैमिली एंटरटेनर बता रहा है। 123 तेलुगु जैसा रिव्यू पेसिंग जैसे टेक्निकल पहलू पर बात कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया का बज़, वीर दास की तारीफ और सबसे बढ़कर दरशील सफारी का वो इमोशनल कनेक्शन, ये सब इशारा करते हैं कि फिल्म अपने असली मकसद में, मतलब दिल को छूने और सोचने पर मजबूर करने में काफ़ी हद तक सफल रही है। दरशील का रिएक्शन सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट नहीं है, ये शायद इस बात का सबूत है कि इमोशनल लेगेसी सिर्फ कहानी में नहीं होती, वो प्रेजेंटेशन की सच्चाई और सेंसिटिविटी में भी होती है। ऐसा लगता है कि फिल्म का जो इमोशनल कोर है वो इतना मजबूत है कि वो पेसिंग जैसी आलोचनाओं पर भारी पड़ गया। ये वाकई एक दिलचस्प तस्वीर है। अच्छा, फिल्म के इमोशंस को उभारने में कहानी और एक्टिंग के अलावा म्यूजिक का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, खासकर हिंदी फिल्मों में। इस फिल्म का म्यूजिक दिया है जानी मानी तिकड़ी शंकर एहसान लॉय ने, और सुनने में आया है कि एल्बम में मेनली 4 गाने हैं और हर एक का अपना एक अलग फ्लेवर और मकसद है। पहला गाना है गुड फॉर नथिंग। इसे शंकर महादेवन और अमिताभ भट्टाचार्य ने गाया है, और सबसे मजेदार बात यह है कि यह गाना आमिर खान की ही बहुत पुरानी सुपरहिट फिल्म क़यामत से क़यामत तक का जो गाना था पापा कहते हैं, उसका एक नया वर्जन है। ये तो अपने आप में एक बड़ा नॉस्टैल्जिया फैक्टर हो गया। हाँ, पापा कहते हैं का नाम आते ही तो एक पूरी पीढ़ी की यादें ताज़ा हो जाती हैं। बिल्कुल। इसका नया वर्जन फिल्म में कैसे यूज किया गया ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्या ये कोच के कैरेक्टर के बैकग्राउंड से जुड़ा है, या शायद उसके अपने पिता के साथ रिश्ते को दिखाता है, या फिर ये आजकल के यूथ के सपनों और प्रेशर्स पर एक नई तरह की कॉमेंट्री है। इस गाने का होना ही इसे खास बना देता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा गाना है सर आंखों पे मेरे। इसे गाया है अरिजीत सिंह और शारीवा पारुलकर ने। बताया जा रहा है कि एक रोमांटिक गाना है, तो शायद ये फिल्म में आमिर खान और जिनेलिया देशमुख के किरदारों के बीच जो रिश्ता पनपता है उसे दिखाता होगा। कहानी में थोड़ी सॉफ्टनेस और इमोशनल डेप्थ ऐड करता होगा। हाँ, एक रोमांटिक ट्रैक अक्सर कहानी के जो तनाव वाले या गंभीर पल होते हैं उनके बीच एक तरह की राहत देता है। बिल्कुल। ये किरदारों की ह्यूमन साइड को भी उभारता है, उन्हें सिर्फ उनके स्ट्रगल से परे एक इंसान के तौर पर दिखाता है। और अरिजीत सिंह की आवाज में तो वो बात है ही जो ऐसे गानों को और असरदार बना देती है। तीसरा गाना फिल्म का टाइटल ट्रैक है, सितारे ज़मीन पर। तो उम्मीद यही है कि ये गाना फिल्म की आत्मा को, उसके सेंट्रल आइडिया को सामने लाता होगा। ये शायद उन सभी किरदारों की कहानी कहता है जिन्हें समाज अक्सर कम समझता है, लेकिन जिनमें अपनी एक अलग चमक होती है। अक्सर फिल्म का एसेंस होता है। सितारे ज़मीन पर, ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कहता है। ये गाना शायद इंक्लूसिविटी, हर इंसान के अंदर की पोटेंशियल और उम्मीद का मैसेज देता होगा। म्यूजिक और लिरिक्स के जरिए ये फिल्म के मेन थीम को और मजबूती से रख सकता है। और एल्बम का चौथा गाना है शुभ मंगलम। इसे एक अपबीट पॉजिटिव गाना बताया जा रहा है। शायद ये फिल्म के एंड में आता हो, कहानी को एक होपफुल और इंस्पायरिंग नोट पर ख़त्म करता हो। यहाँ ये बात नोट करने लायक है कि कैसे ये चारों गाने मिलकर एक पूरी इमोशनल जर्नी बनाते दिख रहे हैं। नॉस्टैल्जिया जगाने वाला रीमिक्स, रिश्ते की नरमी दिखाता रोमांटिक गाना, फिल्म के कोर आइडिया को हाईलाइट करता टाइटल ट्रैक, और आखिर में एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला गाना। ये म्यूजिक सिर्फ फिलर नहीं लग रहा, बल्कि कहानी कहने का एक अहम हिस्सा लग रहा है जो ऑडियंस के एक्सपीरियंस को और गहरा बना सकता है। म्यूजिक का ये इमोशनल असर तो है ही, लेकिन आजकल फिल्मों की कामयाबी का एक बड़ा पैमाना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी होता है। तो इस लिहाज से सितारे ज़मीन पर ने कैसा परफॉर्म किया? जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तो फिल्म कमर्शियली काफ़ी सक्सेसफुल रही है। बताया गया है कि फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में ही वर्ल्ड वाइड करीब 143.50 करोड़ रुपए कमा लिए थे। ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है। और ये सिलसिला रुका नहीं।
चौथे हफ्ते तक फिल्म की टोटल कमाई 254 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर गई थी। इतना ही नहीं, ये 2025 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी बन गई। तो इन सब का मतलब क्या है? ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये कुछ अहम बातें बताते हैं। पहली बात तो ये, जैसा कि अक्सर होता है, आमिर खान का नाम आज भी ऑडियंस को थिएटर तक खींच लाता है। ये तो है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि एक ऐसी फिल्म जिसका सब्जेक्ट मेन स्ट्रीम एक्शन या मसाला फिल्मों से अलग है, जो एक सेंसिटिव मुद्दे पर बात करती है, वो भी इतनी बड़ी कमर्शियल सक्सेस हासिल कर सकती है। ये दिखाता है कि ऑडियंस अब भी, या शायद अब पहले से ज्यादा, अच्छी कहानी और इमोशनल डेप्थ वाली फिल्मों के लिए तैयार है। वो सिर्फ तड़क भड़क नहीं, बल्कि मतलब की बात भी सुनना चाहती है। इस सक्सेस का एक और पहलू ये है कि इसने इंक्लूसिविटी और अलग-अलग क्षमताओं वाले लोगों के प्रति संवेदनशीलता जैसे विषयों को एक बहुत बड़े ऑडियंस बेस तक पहुंचाया है। जब कोई फिल्म इतना बिजनेस करती है तो इसका मतलब है लाखों लोगों ने उसे देखा है, उस पर बात की है और शायद उसके मैसेज पर सोचा भी है। ये दिखाता है कि अगर कहानी को ईमानदारी से और अच्छे ढंग से कहा जाए तो मुश्किल समझे जाने वाले विषय भी लोगों से जुड़ सकते हैं और कमर्शियली वायबल हो सकते हैं। ये शायद फ्यूचर में ऐसी और फिल्मों के बनने का रास्ता भी खुल सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो अब तक की सारी बातचीत को अगर समेटें तो हम कह सकते हैं कि सितारे ज़मीन पर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस की तरह सामने आई है। ये एक इंस्पायरिंग, दिल को छूने वाली कहानी है जो समाज में हर किसी को अपनाने और समझने की ज़रूरत पर जोर देती है। रिव्यूज़ भले ही थोड़े मिले जुले रहे हों, लेकिन इसका इमोशनल कनेक्ट और बॉक्स ऑफिस पर सॉलिड परफॉर्मेंस ये साबित करता है कि इसमें कुछ तो खास बात ज़रूर है। ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोचने का मौका भी देती है। हाँ, और अगर हम इसे सोसाइटी या इंडस्ट्री के नज़रिए से देखें तो ऐसी फिल्में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। ये सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि समाज में जो पहले से बनी हुई धारणाएं हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, उनको चैलेंज करती हैं। अलग अलग क्षमताओं वाले लोगों के बारे में जो स्टीरियोटाइप्स हैं, उन पर सवाल उठाती हैं और उनके प्रति ज़्यादा सम्मान और समझ पैदा करने में मदद कर सकती हैं। जब एंटरटेनमेंट का मीडियम इतने बड़े स्केल पर सोशल कमेंट्री करता है तो उसका असर गहरा होता है। ये फिल्में हमें याद दिलाती हैं कि असली खूबसूरती डाइवर्सिटी में है और हर इंसान की अपनी वैल्यू और काबिलियत है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि सितारे ज़मीन पर ने अपने कहानी कहने के तरीके, एक्टर्स की परफॉर्मेंस, म्यूजिक और सबसे बढ़कर अपने सेंसिटिव मैसेज के जरिए ऑडियंस और क्रिटिक्स के मन पर एक गहरी छाप छोड़ी है। और इसकी कमर्शियल सक्सेस इस बात का सबूत है कि बॉलीवुड में और ऑडियंस के बीच आज भी मीनिंगफुल और दिल से कही गई कहानियों के लिए एक खास जगह है। निश्चित रूप से। और इस फिल्म की कहानी और इसकी सफलता पर बात करने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। फिल्म में जो इंक्लूजन और अंडरस्टैंडिंग के प्रिंसिपल्स दिखाए गए हैं वो बहुत प्रेरणादायक है, नो डाउट। लेकिन सवाल ये है कि इन प्रिंसिपल्स को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने आसपास पड़ोस में, अपनी वर्क प्लेस पर और बड़े लेवल पर समाज बनाने में और ज्यादा एक्टिवली कैसे ला सकते हैं। फिल्म देखकर इंस्पायर होना एक अच्छी शुरुआत है, बिल्कुल, पर उस इंस्पिरेशन को एक्शन में बदलना वही असली चुनौती है और शायद इस फिल्म का सबसे बड़ा मकसद भी हो सकता है। ये एक ऐसा विचार है जिसे ये फिल्म हमारे लिए छोड़ जाती है।